यादव का जिक्र हर्षवर्धन जी इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब भी यूपी में विधानसभा की कार्रवाई चली, योगी वर्सेस अखिलेश यादव के बीच का जो बातचीत हुआ करती थी, जो संवाद हुआ करता था, उसे देखने में मजा आया करता था, पत्रकारों को भी उस पर चर्चा करने में भी मजा आया करता था। अब अखिलेश यादव करहल छोड़ रहे हैं, दिल्ली का रास्ता अपना रहे हैं, सदन में ताकत के साथ वो मौजूदा सरकार का सामना करेंगे। जिस नैरेटिव का जिक्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है, भैया वो नैरेटिव तो दिल्ली तक जा रहा है ना, और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। अखिलेश यादव तो संघर्ष की बात कर रहे हैं अपने सांसदों से कि हमें संघर्ष करना है दिल्ली में। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अभी हम अखिलेश के निर्णय पर बहुत बड़े सवाल इसलिए नहीं खड़े कर सकते कि अखिलेश के जो निर्णय हैं उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ लोकसभा में पहुंच गई है। तो इसलिए अखिलेश के निर्णय, हो सकता है कि उनके निर्णय ज्यादा सही हों। हम लोगों को जो दिखता है उसमें वो दिखता है कि जब वो उत्तर प्रदेश में जो उनकी अपनी जमीन है, उनके पिता की जमीन है, जो समाजवादी पार्टी की जमीन है, जहां 255 के सामने 111 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो विधानसभा में हर मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर लड़ सकते हैं, उसको मजबूती से उठा सकते हैं। अखिलेश यादव जब नेता के तौर पर रहेंगे तो उन 110 विधायकों की ताकत बढ़ेगी। अब जब वो करहल विधानसभा छोड़ के लोकसभा पहुंच रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वहां भी 37 पहुंच गए हैं, तो उनके साथ जो 36 सांसद होंगे उनकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से 2027 का चुनाव नजदीक है, जिस तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में है, कई बार होता है ना कि आप जब मजबूत होते हैं, कोई एक सफलता मिलती है तो आपको लगता है जल्दी से इस सफलता को और भुना लो, उस पर जो बुनियाद पर इमारत बड़ी खड़ी करनी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। क्योंकि अखिलेश यादव के जो भी सलाहकार होंगे वो समझा रहे होंगे कि देखिए राहुल गांधी भले 54 से 99 हो गए, लेकिन वो देश भर का मसला है। आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस को ये नंबर, ये सीटें नहीं आती। तो हो सकता है कि उनको लगा हो कि जो नेशनल मीडिया की हाईलाइट है, यानी नरेंद्र मोदी के सामने अखिलेश यादव बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे तो अखिलेश यादव भी बोलने के लिए रहेंगे, तो शायद वो एक वजह हो सकती है बैक ऑफ द माइंड में। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि उनके निर्णय पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि उनको सफलता मिली है। और मेरा यह मानना है कि नेता जैसे काम करता है उसकी सफलता असफलता के आधार पर ही हम लोग विश्लेषण करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं उनको विधानसभा में रहना चाहिए था, जम के लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो ज्यादा बेहतर होता उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी और उनके जो साथी। जब इस लड़ाई की बात आप हर्षवर्धन जी करते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा है, एक साथ मिलकर चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा है, शिवपाल यादव पूरी तरीके से पार्टी के साथ हैं, अपने भतीजे के साथ खड़े हुए कम से कम इन चुनावों में नजर आए। अखिलेश यादव नहीं तो कौन सदन में जिम्मेदारी निभाएगा? क्या चाचा को प्रोजेक्ट करेंगे वो? देखिए, मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट करें न करें, शिवपाल यादव तो दावेदारी जताएंगे ही जताएंगे। अब शिवपाल यादव जिस तरह से पार्टी छोड़कर गए थे, फिर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी, उसके बाद क्या अखिलेश यादव उतना भरोसा करेंगे? क्या अखिलेश यादव जिस कास्ट इक्वेशन को साध कर आए हैं, और वो छोटा कास्ट इक्वेशन नहीं है, अपने परिवार के अलावा किसी यादव को नहीं दिया, लेकिन फिर भी सारे यादव उनके साथ रहे। जो मुस्लिम सांसद का प्रतिनिधित्व होता है वो उनके जो पार्टी में था वो कम हो गया, फिर भी सारे मुसलमान उनके साथ रहे, और उन्होंने दूसरी जातियों को दिया। अब क्या समाजवादी पार्टी, जो एक कहा जा रहा है कि मनोज पांडे चले गए हैं, तो उनकी जगह कोई विकल्प हो सकता है? कल हम लोग बात कर रहे थे तो समीर जी ने कहा कि माता प्रसाद पांडे हो सकते हैं। माता प्रसाद पांडे इटवा से विधायक, पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, मुलायम सिंह यादव के बहुत नजदीकी, तो क्या उनको बनाएंगे या दूसरा कोई सवर्ण चेहरा वो ले आएंगे? उनकी जो कोशिश है, पहले पीडीए आप देखिए तो पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हुआ, फिर अगड़ा हुआ, फिर आधी आबादी हुआ, फिर जाने कौन कौन हुआ। तो क्या अखिलेश यादव नए प्रयोगों के दौर में हैं? उस नए प्रयोग में वो अपने चाचा शिवपाल यादव की जगह किसी और को वहां बिठाएंगे। लेकिन अगर किसी और को बिठाएंगे तो क्या शिवपाल यादव सिर्फ बेटे के सांसद हो जाने और अपने विधायक हो जाने से प्रसन्न रह पाएंगे? महत्वाकांक्षा उनकी रुकेगी? और देखिए, अब तो समाजवादी पार्टी में खुलकर जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, शायद ऐसा पहली बार ही हो रहा है। हालांकि शुरुआत रामपुर से हो गई, जब नदवी साहब जीते सांसदी का ये चुनाव, आजम खान को लेकर सीधे तौर पर टिप्पणी कर दी और ये कह दिया गया कि जेल कोई जन्नत नहीं होती है। अब एसटी हसन भी कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं, इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की जो तकरार है वो बढ़ चुकी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवा देती हूँ एसटी हसन ने क्या कहा है। अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, उन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने वहाँ पे आजम खान साहब के लिहाज में वहाँ से नहीं लड़ा था। मैं यहाँ पे ही रहा, और जिसका आज मुझे अफसोस भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सामने आई हैं कि मेरे टिकट जो कटाया उसमें किसका हाथ था किसका नहीं था, वो आपके कैमरे पे मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जी का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए, और मैंने
ये गलती करी थी कि रामपुर से नहीं लड़ा। आगे उनके जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। देखिए, उपचुनाव तो होना है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं एमपी रहा हूँ, और उस प्लेटफार्म से मैंने यहाँ के लोगों की बहुत आवाज़ उठाई है। तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मेरी पार्टी मुझे पार्लियामेंट में कहीं एडजस्ट करे। अब देखिए, एसटी हसन साहब अपनी ख्वाहिश भी जता रहे हैं, पार्लियामेंट में जाना है, पार्लियामेंट में बैठना है, उन्हें ऐसी बात भी कहते हुए संगीत जी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और बात जो एसटी हसन की इस बयान से साफ होती है वो ये कि अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान को लेकर जो एक जंग से छिड़ी हुई थी मुसलमान वोटों को लेकर, उसमें अखिलेश यादव तो अव्वल हो गए ना। आप रामपुर भी जीत गए, कितना विरोध हुआ टिकट को लेकर, आप मुरादाबाद भी जीत गए, वहां पर भी टिकट को लेकर दोनों के बीच की जो टकराव थी वो साफ तौर पर देखने को मिला था। देखिए, मुसलमानों के जो बड़े बड़े छत्रप थे जिनके आधार पर यह माना जाता था कि अखिलेश यादव से यदि वो बिछड़ जाते हैं तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, ये इस चीज़ को अखिलेश यादव जी ने ध्वस्त कर दिया है। और इसके ध्वस्त होने के अपने कारण हैं। कारण बहुत साफ है कि मुसलमानों ने बहुत तय कर लिया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में हराना है। आप याद हो गया कि जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो बार बार जा कर के अपनी तकरीरों में कहते थे कि आपको ये नहीं देखना है कि आपका मुस्लिम हो या कोई और हो, ये देखना है कि दिल्ली की सत्ता पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है और जो पार्टी है उसको आपको किसी भी हाल में पराजित करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी उनकी तकरीरें हुई वो साफ साफ एक प्रकार का निर्देश था, वो एक प्रकार का धार्मिक निर्देश था, राजनीतिक निर्देश था कि आपको किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। यही कारण है कि जब मुसलमानों का वोट बैंक जो है वो एन ब्लॉक पड़ा है, और ये बहुत बड़ा कारण रहा है, ये रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कहाँ से है, कौन है, वे आजम खान का है या नहीं है, आजम खान इसे लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, बाकी लोग इसे लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि एक मुश्त जो है इस प्रकार का वोटिंग पैटर्न मैंने आज तक के इतिहास में भारतीय राजनीति में नहीं देखा था, जहां मुसलमान एकदम एक मुश्त होकर के 99% जो है वो जाकर के वोट कर रहा हो। और एक जो हम कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का नेता कौन होगा, आज के दिन में मुसलमानों का नेता जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम अखिलेश यादव को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी चूंकि दोनों साथ लड़ रहे थे, ये चुनाव तय करना बाहर जो है वो बेशक राहुल गांधी होंगे, बाकी भारत के अंदर जो है वो राहुल गांधी होंगे। देखिए, आखिरी वक्त तक कोशिश की गई थी, आजम खान ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई थी, खुली चिट्ठी सामने आ गई थी, चाहते थे कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े रामपुर से, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने फैसले पर वो बरकरार रहे और उसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। हालांकि प्राची, इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आजम खान ने मुरादाबाद में रुचि वीरा को बनवा दिया, ऐसा नहीं है, वो समझौता एक तरह से हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई अखिलेश यादव ने सिर्फ अपनी चलाई, वो चलाने की कोशिश की, लेकिन अंत में एसटी हसन को हटाना पड़ा। और देखिए, एसटी हसन भी कमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे एडजस्ट करे पार्टी। मतलब ये भी कमाल है, इस तरह से कभी नहीं आता है। ये कोई उनकी मतलब ठेकेदारी है क्या कि नहीं वो सांसद ही रहेंगे?